जुनूनियत, इश्क और बदले की। दोस्तों, यह कहानी मेरी नई कहानी है। पुरानी कहानी रंजिश वाली मोहब्बत समाप्त हो चुकी है, जिसका दूसरा सीज़न जब मेरे 500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब आएगा। तब तक आप इस नई कहानी के मज़े लीजिए। ये नई कहानी है जुनूनियत, इश्क और बदला। ये इश्क और बदले की ऐसी बेपनाह इश्क की दास्तान है जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। तो देर किस बात की, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी के भाग जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ये कहानी के भाग रोज़ अपलोड किए जाएंगे, नहीं तो टारगेट देखकर कहानी के भाग अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जुनूनियत, इश्क और बदले की, एपिसोड नंबर 11। अब तक आपने पढ़ा। रुद्रांश और मान्या बात कर रहे थे। रुद्रांश शादी के लिए मान चुका था, पर अभी भी वह पूरी बात जानना चाहता था कि आखिर श्रेयांश ने शादी करने से मना क्यों किया, वह शादी क्यों नहीं करना चाहता था। तो मान्या ने उसे यह बताया कि वह अपनी बहन के कारण शादी के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आद्या शादी नहीं करना चाहती थी। पर आखिर वह क्यों नहीं करना चाहती थी, रुद्रांश ने मान्या से पूछा तो मान्या बोली। मान्या रुद्रांश को सच्चाई बता रही थी कि आखिर आद्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि श्रेयांश ने शादी के लिए मना कर दिया। श्रेयांश यह चाहता था कि जब तक उसकी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक वह भी शादी नहीं करेगा। पर अगर आद्या की शादी हुई ही नहीं तो बच्चा किसका है, जिसके बारे में रुद्रांश को पता चला है। रुद्रांश अब यह सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए वह मान्या से बातें निकलवा रहा था ताकि अपने प्लान में यह अहम रोल निभा सके। मान्या अपने भाई को सच बताते हुए बोली। मान्या बोली, पता नहीं भाई, उन्होंने किसी को कुछ बताया ही नहीं। उनकी लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है, पर जहाँ तक मुझे श्रेयांश ने बताया है कि उनको उनके बॉयफ्रेंड ने उनकी सिस्टर जैसी बेस्ट फ्रेंड के कारण चीट किया, जिस कारण वह काफ़ी ज़्यादा टूट गई और उसके बाद फिर हमेशा के लिए वह इंडिया आ गई। यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि वह प्रेग्नेंट है और अभी उनका एक बच्चा है जिसका नाम अंश है। पता है भाई, वह इतना क्यूट है ना। पता है, कभी कभी तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वह आप ही हो। जैसे बचपन में आप दिखते थे ना, वो बिल्कुल 1% भी इधर उधर नहीं, सेम आपके जैसा दिखता है। उसके वो घुंघराले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आँखें, बस आद्या दी पर उसकी आँखें गई हैं। उसकी आँखें, उसकी पलकें, आप पर तो उसकी आँखों की पुतलियाँ हैं। वह आप जैसी है, बिल्कुल नीली नीली सी। कभी कभी तो मुझे शक होता है कहीं वो आपका ही तो नहीं। मान्या भी फ्लो में कुछ ऐसा बोल रही थी जो शायद उसे नहीं बोलना चाहिए था। तभी मान्या अपने आप को शांत करते हुए बोली। मान्या बोली, सॉरी भाई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं भी ना जल्दबाजी में पता नहीं क्या बोल गई। अच्छा भाई, अब मुझे बहुत सी तैयारी करनी है रात की, हम पार्टी में मिलने जा रहे हैं। और हाँ, प्लीज़ वहाँ अपना ये एरोगेंट सा लुक मत दिखाना जो आप कंपनी में दिखाते हो। प्लीज़ भाई, मैं आपकी बहन हूँ। आई नो आप मेरे लिए पॉजेसिव हो, पर प्लीज़, मैं श्रेयांश से बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती भाई। इतना कहकर मान्या ने रुद्रांश को गले लगा लिया, तो वहीं रुद्रांश भी मान्या को गले लगाकर बोला। रुद्रांश बोला, टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। तेरी शादी श्रेयांश से ही होगी, इसकी गारंटी देता हूँ मैं तुझे। मान्या को गले लगाए हुए रुद्रांश के चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान झलक रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में। रुद्रांश मान्या से बोला, ठीक है, अब तो तैयार हो जा, मैं दादा दादी को इस बारे में बता देता हूँ। हम विद फैमिली जाएंगे वहाँ। मुझे बहुत खुशी होगी राठौर फैमिली से मिलकर, स्पेशली मिस आद्या सिंह राठौर से मिलकर। तभी मान्या बोली, पर भाई, आपको क्यों मिलना है आद्या दी से? पर पता है, वो काफ़ी स्वीट है, नेचर वाइज भी। मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। श्रेयांश उनके बारे में बहुत सी बातें करता है। इन 2 सालों में श्रेयांश की फैमिली ने काफ़ी कुछ सफ़र किया। वो तो श्रेयांश मुझे बताता ही नहीं, कंपनी के इतने काम और पढ़ाई की टेंशन के कारण उसने मुझे हर बार इन चीज़ों से दूर ही रखा। पर अब मैं शादी हो जाने के बाद ज़रूर पूछूंगी कि उनके साथ हुआ क्या है। वहीं रुद्रांश उसे अचानक ध्यान आया कि हाँ, आद्या किसी से शादी के लिए भी तो मान चुकी है। आखिर किससे शादी करना चाहती है आद्या, और क्या रुद्रांश यह शादी होने देगा? रुद्रांश मन ही मन में इस बात को सोचकर गुस्सा कर रहा था कि आद्या किसी और से शादी कैसे कर सकती है, जबकि वह और आद्या एक दूसरे से कॉलेज से प्यार करते हैं। फिर अचानक उसे आद्या का दिया धोखा याद आया, तो उसका चेहरा नफरत से फिर भर गया। रुद्रांश बोला, आज शाम को पार्टी में जाएंगे, वहाँ सब बात कर लेना। अब ज़्यादा टेंशन मत ले और पार्टी की तैयारी कर। शाम को पार्टी में भी जाना है? चल ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ।
किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे रूम में मिल लेना। तभी मान्या बोली, नहीं भाई, मैं सोच रही हूँ शॉपिंग कर आऊँ और कुछ ड्रेस भी खरीद दूँ। आखिर मैं आज राठौर फैमिली से जो मिलने वाली हूँ। मान्या की खुशी एक अलग ही लेवल पर जा चुकी थी, जिसे उसने इतने सालों इंतज़ार किया, मानो उसको वह फल मिलने जा रहा हो। वह बहुत खुश थी। वहीं अपनी बहन की खुशी देखकर रुद्रांश भी मान्या के लिए खुश था, पर उसके दिमाग में तो यह विचार घूमना ही बंद कर चुका था कि श्रेयांश की शादी के पीछे क्या मकसद है। उसके दिमाग में बस मान्या की खुशी चल रही थी, पर रूम में पहुंचने के बाद रुद्रांश कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। रुद्रांश अपने कमरे में खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला। रुद्रांश बोला, अब आएगा मज़ा। आद्या सिंह राठौर, शादी तो तुम्हारी होगी, पर मुझसे। अब अपने भाई से इतना प्यार करती हो, भाई बहन के बीच इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि बहन की शादी ना होने पर भाई ने भी शादी के लिए मना कर दिया, तो अपने भाई की खुशी के लिए तुम शादी के लिए तैयार तो हो ही जाओगी। तो बस बढ़िया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रुद्रांश सिंह राठौर को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। बोला था ना आद्या तुम्हें कि तुम खुद आओगी मेरे पास शादी के लिए, और यहाँ देखो, तुम्हारे भाई ने तो इतना अच्छा मौका दिया है शादी का। रुद्रांश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। रुद्रांश बस कुछ सोच ही रहा था, कुछ बहुत बड़ा, धमाकेदार। कमरे में बैठा श्रेयांश और रुद्रांश दोनों ही अपने अपने घर में नया प्लान बनाने पर लगे हुए थे, पर किसी और का भी एक खतरनाक प्लान चल रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि साकेत था। साकेत कैसे भी करके आद्या से शादी करना चाहता था। जब उसे पता चला कि आद्या शादी के लिए तैयार है, तो वह आद्या को इम्प्रेस करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, ताकि आद्या कैसे भी करके उससे शादी के लिए हाँ कर दे। इसलिए वह आद्या से एक बार फिर मिलना चाह रहा था। आद्या के पैरों में चोट लगी हुई थी, जिस कारण वह साकेत से मिलना अवॉइड कर रही थी, पर फिर भी आद्या धीरे धीरे चल रही थी और ना जाने क्यों से साकेत से मिलना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, जिस कारण उसने साकेत को मिलने से मना कर दिया। आद्या अपने कमरे में बैठी आराम कर रही थी। घर वालों ने उसे आराम करने के लिए कहा था। वहीं बाकी सब जैसे ही अविका जी, शिवांगी, इशिता और काव्या को लेकर शॉपिंग के लिए गई हुई थी। घर पर इस समय रवीना और आरोही बचे थे। वहीं रवीना की माँ ऋषिता जी भी पार्टी की तैयारी में मदद करने के लिए आ चुकी थी। उन्हें भी जब शार्विल और काव्या की शादी के बारे में पता चला तो वह चौंक गई, लेकिन काफ़ी खुश थी। आखिर उन दोनों ने अपना रिश्ता स्वीकार कर लिया था, इस कारण उन्हें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी इस रिश्ते से। ऋषिता जी के घर में आने से कोई परेशान हो या ना हो, पर अरमान बहुत परेशान था। जब से ऋषिता जी घर आई हुई थी, तब से अरमान उनके आसपास भी नहीं भटका था, क्योंकि उसे पता था वह दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं। वहीं घर वाले भी अभी उन दोनों की नोक झोंक नहीं चाहते थे। पार्टी के लिए पहले से ही देर हो चुकी थी और पार्टी से पहले पहले एक बहुत बड़ा काम करना था। वह काम था सम्राट सेन की बर्बादी। सम्राट सेन की एक वायरल न्यूज़ जैसे ही सोशल मीडिया के साथ साथ बाहर मीडिया में आई तो हंगामा मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सम्राट सेन से पंगा लेने की हिम्मत किस में आ गई। पर अभी भी जिसने सम्राट सेन के खिलाफ मोर्चा जारी किया उसका नाम गुप्त था। तो वहीं रुद्रांश भी अपनी कंपनी में बैठा सम्राट सेन को सबक सिखाने की सोच ही रहा था कि तभी उसे यह खबर पता चली कि उसने झट से टीवी ऑन किया। टीवी में सम्राट सेन की बात चल रही थी, जहां एंकर सम्राट सेन के जुल्मों की फाइल लेकर बैठा हुआ था। न्यूज़ चैनल वालों का कहना था कि एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें सम्राट सेन किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था, और वह लड़की कोई और नहीं, उसकी घर में काम करने वाली एक नौकरानी है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही सम्राट सेन की गिरफ्तारी की न्यूज़ भी आने लगी। अब तो सम्राट सेन का ससुर भी उसे नहीं बचा सकता था, क्योंकि सम्राट सेन के सारे काले राज सम्राट सेन की बीवी के पास पहुंच चुके थे, जिसे उसने धोखे में रखा हुआ था। सम्राट सेन की कंपनी के शेयर्स इतनी जल्दी नीचे गिरने लगे कि उसे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि अब वह क्या करे, क्योंकि वह अब न घर का रहा न घाट का। तो वहीं रुद्रांश इस न्यूज़ को देखकर बहुत खुश था। तभी एक न्यूज़ आई, जो न्यूज़ को सुनकर रुद्रांश के भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। धीरे धीरे उसे समझ आ रहा था कि इन सब हरकतों के पीछे कौन है, किसका हाथ है। सम्राट सेन को बर्बाद करने में टीवी चैनल वालों ने भी इस खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताया। 1 घंटे के अंदर अंदर सम्राट सेन के शेयर्स पूरी तरीके से नीचे आ चुके थे। तो वहीं थोड़ी देर में खबर आई कि राठौर इंडस्ट्री ने सम्राट सेन की कंपनी को टेक ओवर कर लिया है। साथ ही में उसकी जितनी कंपनियां हैं उन सबको भी लीगली अपने अंडर कर लिया है। सम्राट सेन अब
कहीं का नहीं रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। जिस लड़की के साथ उसने गलत संबंध बनाने की कोशिश की थी वह लड़की नाबालिग थी, जिस कारण उसे लंबा अंदर जाना था। वहीं जिन जिन लड़कियों के साथ उसने अब तक गलत किया था वह लड़कियां भी अब हिम्मत दिखाकर अपना इंटरव्यू देने लग गई थी कि सम्राट सेन ने उनके साथ क्या किया है। सम्राट सेन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आद्या के साथ की गई हरकत उसे इतना भारी पड़ेगी। वह समझ गया था कि यह काम किसका है, पर उसे समझते समझते बहुत देर हो गई। जब तक वह समझता कि आद्या सिंह राठौर किसकी बेटी है तब तक तो वह जेल जा चुका था। सम्राट की वाइफ ने भी उसे डाइवोर्स पेपर भिजवा दिए थे। वहीं जिस ससुर के दम पर वह इतना उछलता था उसी ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस ठोक दिया। अब तो सम्राट सेन की हालत और भी ज़्यादा बदतर हो गई। वह बेचारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। वहीं अपने कैबिन में बैठा रुद्रांश इस न्यूज़ को देख रहा था। न्यूज़ देखते देखते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वह खुद से बोला। रुद्रांश बोला, क्या बात है, सोचा नहीं था राठौर इतने ताकतवर होंगे। अब तो मज़ा आएगा मिस आद्या सिंह तुमसे उलझने में। फ़िलहाल के लिए तो तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। जिस कंपनी के लिए मैं इंडिया आया था वह कंपनी अब मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इतना कहकर उसने अपना फ़ोन निकाला और अपने मैनेजर हर्षित को फ़ोन करते हुए बोला। रुद्रांश हर्षित से बोला, हेलो, पेपर्स तैयार रखो। जितनी जल्दी हो सके सम्राट सेन के सिग्नेचर ले लो। मुझे मेरी कंपनी पर मेरा एकाधिकार चाहिए। और हाँ, अगर वह साइन ना करे तो उससे बोल देना कि उसके बहुत से राज अभी भी दबे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि 10 साल पहले दबाया हुआ राज उसका बाहर आ जाए, क्योंकि अगर वह राज बाहर आ गया ना तो यह किसी से नहीं बच पाएगा। फिर ना यह इंडिया में रहने लायक बचेगा और ना ही बाहर फॉरेन में। तो बेहतर होगा कि यह चुपचाप से इन पेपर्स पर साइन कर दे। दूसरी तरफ से रुद्रांश के मैनेजर हर्षित का आंसर आया और हर्षित बोला, जी सर, काम हो जाएगा। मैं अभी वही डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास जा रहा हूँ। आपसे थोड़ी देर में काम होने के बाद मिलता हूँ। तभी रुद्रांश बोला, वेरी गुड। और जो डॉक्यूमेंट्स तुमसे और बनवाने को बोले थे मिस आद्या सिंह राठौर के लिए, वह बन गए? हर्षित बोला, जी सर, बन गए। थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचने वाले होंगे। मैंने हमारे लीगल एडवाइज़र मिस्टर बत्रा से उन डॉक्यूमेंट्स को आपके पास पहुंचाने के लिए कह दिया है। थोड़ी देर में वह डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। पर सर, आप मिस आद्या के साथ शादी करेंगे कैसे? सर, मिस आद्या कोई आम लड़की नहीं है। वह मान इंडस्ट्री के ओनर अरमान सिंह राठौर की इकलौती बेटी है और साथ ही में राठौर खानदान की सबसे बड़ी बेटी। रुद्रांश बोला, उसकी चिंता तुम मत करो। तुमसे जितना कहा है तुम वह काम करो। काम होने के बाद मुझे कॉल करना। इतना कहकर रुद्रांश ने फ़ोन कट कर दिया। तो वहीं हर्षित भी फ़ोन कट हो जाने के बाद खुद से बोला। हर्षित बोला, पता नहीं क्या करना चाहते हैं सर, पर जो भी करना चाहते हों उस काम में कोई गड़बड़ ना हो। दूसरी तरफ से रुद्रांश ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ अपने फ़ोन पर किसी अननोन को देखकर कोई चौंक गया था। वह कोई और नहीं बल्कि आद्या थी। आद्या ने अपना फ़ोन देखा तो उस पर किसी का अननोन नंबर शो हो रहा था, जो कि एक प्राइवेट नंबर था। आद्या ने फ़ोन कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर एक पल के लिए आद्या घबरा गई। दूसरी तरफ से आवाज़ बोली, बड़ी देर लगाती जान फ़ोन उठाने में। आद्या के चेहरे पर पसीना आ गया और वह हड़बड़ाते हुए बोली। आद्या बोली, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला रुद्रांश? देखो, या तुम ठीक नहीं कर रहे हो, दूर रहो मेरी लाइफ से। कितनी बार कहूँ? रुद्रांश दूसरी तरफ से बोला, दूर रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं दूर गया था पर मैंने सब किस्मत के भरोसे छोड़ा था। जब किस्मत ने मुझे तुमसे दोबारा मिला ही दिया है तो अब तुम असली बदला लेना किसे कहते हैं वह देखोगे। तुमने मेरे प्यार का, मेरे भरोसे का गलत फ़ायदा उठाया। मेरे भरोसे को तोड़ कर रख दिया था तुमने। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। तो आद्या गुस्से से बोली, किस भरोसे की बात कर रहे हो तुम रुद्रांश? उस भरोसे की जिसकी बुनियाद ही झूठ पर थी। तुम तो कभी मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। तुम्हें अभी भी बस अपना ईगो सेटिस्फाइड करना है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दूर रहो मुझसे और मेरी फैमिली से। तभी रुद्रांश बोला, ऐसे कैसे? तुम्हारे पास 30 मिनट है। एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाओ। अगर नहीं आई तो तुम्हारा बेटा, जो इस समय तुम्हारी फैमिली के साथ मॉल में घूम रहा है, वह अचानक गायब हो जाएगा। एक वही तो है तुम्हारे पास, तुम्हारे प्यार की आखिरी निशानी। इस शब्द पर रुद्रांश ने कुछ जोर देते हुए कहा। वहीं अंश के बारे में सुनकर आद्या घबरा उठी और डरते हुए बोली। आद्या बोली, क्या करा तुमने अंश के साथ? देखो रुद्रांश, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे बच्चे को इसमें बीच में मत लाओ। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने बच्चे से। तभी रुद्रांश बोला,
आई नो स्वीट हार्ट कि तुम अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हो और अब तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। 30 मिनट है तुम्हारे पास, चुपचाप से जिस एड्रेस को तुम्हें भेजा है उस पर पहुँच जाओ। अभी तो और सरप्राइज़ भी मिलने बाकी हैं तुम्हें। मैंने सुना है तुम्हारे भाई की शादी तय होने वाली है और तुम अपने भाई से बहुत प्यार करती हो। तभी आद्या रुद्रांश की बात काटते हुए बोली, रुद्रांश क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्यों मेरी फैमिली को बीच में ला रहे हो? तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो, पर प्लीज़ मेरी फैमिली को हम दोनों के मामले से दूर रखो। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा और अपना फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट हो जाने के 30 सेकंड बाद ही आद्या के फ़ोन पर एक मैसेज आया। आद्या ने फ़ोन चेक करा तो मैसेज रुद्रांश ने भेजा था। उसमें वो एड्रेस मेंशन था जिस एड्रेस पर रुद्रांश ने आद्या को मिलने के लिए बुलाया था। साथ ही में एक मैसेज लिखा था, अगर तुम टाइम से नहीं पहुंची तो उसके बाद तुम्हारे भाई के साथ जो कुछ भी होगा उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी और अगला टारगेट तुम्हारा बेटा होगा। यही बेहतर होगा कि तुम देर ना करके जल्दी जल्दी इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। आद्या ने जैसे ही वह मैसेज पढ़ा तो उसे काफ़ी गुस्सा आया, पर अभी वह एक लाचार थी। वह कुछ नहीं कर सकती थी। ना जाने यह गलतफहमी कितनी और बढ़ेगी। आद्या ने ना कुछ न सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया और अपना पर्स निकाला। अपने कमरे से बाहर निकलकर आद्या हॉल में पहुंची ही थी कि उसे रवीना ने रोक दिया। रवीना आद्या को यूं हड़बड़ाते देख कर बोली, क्या बात है आद्या? तुमसे कहा था आराम करने को, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पाँव के जख्म अभी भी ताज़ा हैं और तुम कहाँ जा रही हो? तुम ऐसे घबराहट में? आद्या रवीना से बोली, मॉम मेरी फ्रेंड हॉस्पिटल में है, मैं उसे देखने जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी, प्लीज़ इस बारे में किसी को मत बताना, खाली सब टेंशन में आ जाएंगे। आप पार्टी की तैयारी करो, मैं बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। इतना कहकर आद्या रवीना को हक करते हुए वहाँ से चली गई। आद्या इतनी हड़बड़ाते हुए पहले कभी नहीं गई। फिर रवीना ने सोचा कि शायद उसकी फ्रेंड सीरियस है, इस कारण आद्या हड़बड़ाहट में जा रही है। आद्या ने घर से निकलकर चैन की सांस ली। वहीं घर पर रवीना ने भी अपने दिमाग में यह ख्याल निकाल दिया कि आद्या इतनी हड़बड़ाहट में क्यों गई। वह पार्टी की तैयारी में बिजी हो चुकी थी। घर पर आरोही रवीना दोनों ही पार्टी की तैयारी कर रहे थे। ऋषिता जी भी आरोही का साथ दे रही थी। आरोही ऋषिता जी से बोली, नानी आपको पता है आद्या दी शादी के लिए मान गई हैं। ऋषिता जी बोली, हाँ बेटा मुझे पता है। चलो अच्छा हुआ कि आद्या अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, पर उसने कुछ बताया कि वह किससे शादी करना चाहती है या लड़का हमें ही ढूंढना है? आरोही बोली, अभी तक तो दी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। बड़े पापा बोल रहे थे कि शादी के बाद, पार्टी हो जाने के बाद बात करेंगे आराम से बैठकर। पर मैं तो इसलिए खुश हूँ कि आद्या दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं और वह बहुत खुश होंगी अपनी लाइफ में आगे बढ़कर। जब जब वह ऐसे अकेले रहती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है नानी। मेरी आद्या दी पहले कितनी अच्छी थी और अब तो वह किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती। नानी एक बार मुझे वो रम्या मिल जाए, मैं तो उसे मार मार कर ऐसा भूत बना दूंगी ना, तब जाकर इसकी अकल ठिकाने आएगी। यह सब ना उसी के कारण हुआ है। तभी ऋषिता जी बोली, बेटा भूत तो उसे मैं भी बनाना चाहती हूँ, उसके कारण मेरी नातिन की ज़िंदगी से हंसी गायब हो गई। तू चिंता मत कर, रम्या का पता लगा रहे हैं, जैसे ही उसका पता चलेगा ना हम मिलकर उसका बैंड बजाएंगे। आरोही बोली, हाँ नानी, और यह हमारा ना टॉप सीक्रेट है, हम इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। बस मैं तो अब यही चाहती हूँ कि रम्या नाम की बला मेरी दीदी की लाइफ में कभी इंटरफेयर ना करे और कभी वापस भी ना आए। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वह हम सबकी ज़िंदगी में आई। मैं तो उसे दीदी दीदी बोलती थी, पर उसने तो सारे काम राक्षसी वाले किए हैं। हम सब उसे इतना प्यार करते थे, उसकी फैमिली को इतने अच्छे से रखते थे, बदले में उसने क्या किया? ऋषिता जी बोली, हाँ बेटा, कुछ लोग होते हैं जो इतने गिरे हुए होते हैं जिन्हें इंसानों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। तुम चिंता मत करो, वो लड़की अब आद्या की ज़िंदगी में अब कभी दोबारा नहीं आएगी, और अगर आई तो मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। पहली बार आद्या अकेली थी, पर इस बार उसके साथ उसका पूरा परिवार होगा। तुम चिंता मत करो। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी रवीना उनके पास आई और बोली, रवीना बोली, क्या बात चल रही है दोनों नानी और नातिन के बीच जो मुझे नहीं बताई जा रही? रवीना को अपने पीछे खड़ा देख ऋषिता जी और आद्या के तो होश उड़ गए। उन दोनों को लगा कि रवीना ने सारी बातें सुन ली हैं। वहीं आरोही हड़बड़ाते हुए बोली, आरोही बोली, कुछ नहीं बड़ी मम्मी, हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। तभी रवीना बोली, ऐसी कौन सी टॉप सीक्रेट बात हो रही थी, ज़रा मुझे भी बताओ। तभी अचानक ऋषिता जी और आरोही इस बातों के बीच में रवीना आ पड़ी।
अपने सामने रवीना को खड़ा देख ऋषिता जी और आरोही की तो हवा टाइट हो गई। रवीना अपनी आंखों को छोटा करते हुए ऋषिता जी की तरफ देख कर फिर बोली। रवीना बोली, माँ किस टॉप सीक्रेट के बारे में बात कर रहे थे आप दोनों? सच सच बताइए, क्या प्लान चल रहा है आप दोनों के दिमाग में? तभी ऋषिता जी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुन बेटा। रवीना बोली, नहीं नहीं, कोई खिचड़ी तो ज़रूर पक रही है आप दोनों नानी और नातिन मिलकर। तभी आरोही बोली, बड़ी मम्मी वो हम बस शाम की पार्टी की बात कर रहे थे। मैंने और नानी ने सोचा कि हम एक डांस प्रिपेयर करेंगे भाभी के आने की खुशी में। आरोही ने यह झूठ इतनी जल्दबाजी में बोला कि ऋषिता जी तो एक पल के लिए चौंक गई और मन ही मन में बोली। ऋषिता जी बोली, क्या बात है, मेरी प्यारी नातिन तो बिल्कुल अपनी नानी पर गई है, वाह मेरा बच्चा। तभी ऋषिता जी रवीना से बोली, हाँ हम यही बात कर रहे थे कि शाम की पार्टी में क्या क्या फंक्शन करेंगे, पर तुम आ गई और हमारा टॉप सीक्रेट सीक्रेट ही नहीं रहा। ऐसा कोई करता है भला? तभी रवीना बोली, अच्छा क्या क्या प्लानिंग चल रही थी रात की पार्टी की, ज़रा बताओगे? इतना सुन आरोही अपने थूक को गटकते हुए फिर बड़ी बड़ी आंखों से ऋषिता जी की तरफ देखते हुए बोल रही थी, मानो पूछ रही हो कि अब क्या करें, चोरी तो पकड़ी गई। तभी ऋषिता जी बात को संभालते हुए बोली। ऋषिता जी बोली, कुछ खास नहीं, बस हम तो यह बात कर रहे थे कि पार्टी में कौन क्या पहनने वाला है। वैसे मैं आद्या और आरोही के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी रवीना बोली, अच्छा माँ क्या लेकर आए हो, मुझे भी तो दिखाओ। ऋषिता जी ने इतना सुनते ही अपने बैग से 2 बॉक्स निकाले और उन्हें खोलते हुए बोली। ऋषिता जी बोली, यह देखो मैंने दोनों के लिए ब्रेसलेट बनवाए थे, एक आद्या के लिए और एक आरोही के लिए। तभी आरोही एक ब्रेसलेट को उठाते हुए बोली, वाह नानी ये तो बहुत प्यारा है, मैं इसे शाम की पार्टी में पहनूंगी, पर यह दोनों सेम सेम हैं। तभी ऋषिता बोली, हाँ ये नंबर 1 कलेक्शन है, दुनिया का सबसे रेयर डायमंड। इसके केवल 3 पीस बने हैं, एक पीस किसी ने पहले ही अपने नाम बुक करवा लिया था। मैं तो 3 लेना चाह रही थी, एक काव्या के लिए भी। रवीना बोली, कोई बात नहीं माँ, काव्या को कोई और ज्वेलरी दे देंगे, वह उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेगी। तभी ऋषिता बोली, हाँ मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैंने काव्या के लिए कुछ और मंगवा लिया है, थोड़ी देर में आता होगा। तभी आरोही बोली, नानी ये आप कब लेकर आई, मतलब आपने कब खरीदा? पता है मुझे ऐसा ही ब्रेसलेट चाहिए था, और देखो ना बड़ी मम्मी, मुझे ये वाला मिल गया, अब तो मैं शाम की पार्टी में इसे ही पहनूंगी। बड़ी मम्मी, रवीना आरोही के गाल पर हाथ लगाते हुए बोली, हाँ बेटा पहनना, चल एक मैं संभाल देती हूँ, आद्या आ जाएगी तो उसे दे दूंगी, और इसे तू संभाल ले। आरोही उस बॉक्स को लेकर अपने कमरे में चली गई तो वहीं उसे जाता देख रवीना उसकी नज़र उतारते हुए बोली। रवीना बोली, भगवान करे इसकी हंसी को किसी की नज़र ना लगे। ऋषिता जी बोली, किसी की नहीं लगेगी, फिलहाल तो यह बता कि आद्या की शादी के लिए कोई लड़का देख रहे हो या फिर आद्या किसी को पसंद करने वाली है? रवीना जी बोली, माँ एक लड़का तो मेरी नज़र में है, पर आद्या के पापा को वो लड़का पसंद नहीं, बाकी देखते हैं पार्टी के बाद सोचते हैं आद्या की शादी का। तभी ऋषिता जी बोली, मैं समझ रही हूँ तू किस लड़के की बात कर रही है, देख रवीना वो लड़का सच में मुझे भी नहीं पसंद, अरमान की इस चॉइस पर तो मैं एग्री करती हूँ। ऋषिता जी फिर बोली, वह जो भी हो, पर मुझे वो लड़का उतना कुछ खास पसंद नहीं, वैसे भी आज पार्टी में कितने लोग आएंगे, उसमें से कोई एक पसंद कर लेंगे, कहो तो बात भी जलवा लेंगे। तभी रवीना अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, क्या माँ आप भी क्या बात लेकर बैठ गई, थोड़ी देर में सभी बच्चे पहुँचते होंगे, उनकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है, अभी मेरी बात हुई है उनसे, आप जल्दी से मेरे साथ लंच की तैयारी करो। इतना कहकर रवीना अपनी माँ को लेकर किचन की तरफ गई। वहीं दूसरी तरफ आद्या रुद्रांश के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। वह एक विला था, वही विला जहां रुद्रांश आद्या को लेकर आया हुआ था जब वह गुंडों से बचते हुए रुद्रांश के पास बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उस विला को देखते ही आद्या को उस रात की बात याद करने लगी। आद्या हॉल में बैठी इंतजार कर रही थी कि कब रुद्रांश आएगा। तभी रुद्रांश आद्या के पास आया। आद्या के चेहरे पर खामोशी और होठों पर मुस्कान छिन चुकी थी, जिसे रुद्रांश भी महसूस कर रहा था। रुद्रांश को लगा कि आद्या उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए यूं गुमसुम बैठी हुई है। रुद्रांश आद्या के पास आया और बोला। रुद्रांश बोला, हेलो मिस राठौर, कैसी हो? जानता हूँ मुझे देखकर चौंक गई होगी। रुद्रांश के यूं बोलने पर आद्या बिना किसी भाव के इधर उधर देखते हुए सीधे पॉइंट पर आकर बोली। आद्या बोली, देखो रुद्रांश, तुम्हें जो भी बात करनी है साफ साफ और जल्दी जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है।
आखिर किस लिए बुलाया होगा रुद्रांश ने आद्या को अपने पास? ऐसा क्या बड़ा खेल चल रहा है रुद्रांश के दिमाग में आद्या को लेकर? तो वहीं आद्या जो कि रुद्रांश से नहीं मिलना चाहती और किस्मत से उसे बार बार उसे रुद्रांश के करीब पहुंचा दे रही है। अब देखना यह है कि रुद्रांश आखिर क्या प्लान अपनाने वाला है। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को मिस ना कर पाएँ। धन्यवाद।